हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और यूपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है आप अपने पूरे परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक के बारे में पढ़े थे। कुछ होमवर्क भी आपको दिए थे। हमें उम्मीद है वो होमवर्क आप लोग ज़रूर किए होंगे। आंसर हम नोट करवा दिए थे, आंसर भी आया होगा। और उसी को और आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश ध्रुवीकरण विधि के द्वारा दर नियतांक का निर्धारण। वही प्रथम कोटि ही चल रहा है। अलग अलग विधि से उसके दर नियतांक का निर्धारण हम लोग कर रहे हैं। तो एक विधि है प्रकाश ध्रुवीकरण विधि। इंग्लिश में इसको ऑप्टिकल रोटेशन मेथड कहा जाता है। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड का हिंदी होता है प्रकाश ध्रुवीकरण विधि। आपको हिंदी से मतलब है, हिंदी वाला याद रखिए। प्रकाश ध्रुवीकरण विधि के द्वारा देखिए प्रथम कोटि के अभिक्रिया का दर नियतांक कैसे निकाला जाता है। देखिए लिखे हैं शर्करा। शर्करा का फॉर्मूला होता है C12H22O11। शर्करा को इंग्लिश में लोग इस शर्करा को शुगर इंग्लिश में लोग कहता है। आपको याद रखिए शर्करा का सूत्र होता है C12H22O11। पहले से भी आप जान रहे थे। इसको जब जल से अभिक्रिया करवाया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। तो देखिए शर्करा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शर्करा जल से अभिक्रिया किया है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना। अब इसमें आपको कुछ यहाँ बात ध्यान में रखना होगा। शर्करा तल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर भ्रमित करता है, दाईं ओर घुमा देता है। तो इस तरीके का देखिए सिंबल हम दिए। इसका मतलब हुआ कि शर्करा तल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा देता है। पढ़ना है आपको, फिजिक्स में पढ़िएगा। लाइट एक यूनिट है, उसमें बहुत सारा चैप्टर वगैरह सब आपको बताया जाएगा। ऑप्टिक्स तो उसमें तल ध्रुवित प्रकाश को जो यौगिक, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो यौगिक तल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा देता है उसको कहा जाता है डी समावयव। तो ये शर्करा तल ध्रुवित प्रकाश को 66.5 डिग्री से दाईं ओर घुमा देता है। 66.5 डिग्री से दाईं ओर घुमाता है। तो दाईं ओर अगर घुमाएगा कितना भी डिग्री से हो तो उसको हम लोग कहेंगे डी समावयव। तो देखिए हम नीचे लिख देते हैं
तो शर्करा आप याद रखिए डी समावयव है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म एक चैप्टर है, उस चैप्टर में बताया जाता है डी समावयव क्या है, एल समावयव क्या है। तो बड़ी लंबी कहानी है, उधर हम अभी नहीं जाना चाह रहे हैं। +1 का वो चैप्टर है। अभी आप केवल दिमाग में ये बैठाइए कि शर्करा तल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा देता है 66.5 डिग्री से, इसीलिए शर्करा को डी समावयव कहा जाता है। कोई भी यौगिक अगर दाईं ओर घुमाएगा तल ध्रुवित प्रकाश को तो उसको कहेंगे डी समावयव। अब इधर आइए, ये ग्लूकोज भी तल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा देता है। तो देखिए इसे हम लोग दिए, मतलब ये इससे होकर तल ध्रुवित प्रकाश अगर हम लोग पास करवाएंगे तो तल ध्रुवित प्रकाश को ग्लूकोज भी दाईं ओर घुमा देगा, और ये घुमाता है 52.5 डिग्री से, नीचे लिख देते हैं। और अगर दाईं ओर घुमा रहा है इसका मतलब ग्लूकोज भी कैसा समावयव होगा, डी समावयव। ग्लूकोज भी डी समावयव होता है। लेकिन ये जो फ्रक्टोज दिखाई दे रहा है ये तल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर नहीं घुमाता है, बाईं ओर घुमा देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये बाईं ओर घुमाता है। अब बाईं ओर घुमाएगा तो शुरू में माइनस का चिन्ह देंगे, 92 डिग्री से बाईं ओर घुमा देता है। जो यौगिक तल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा दे तो उसको एल समावयव कहा जाता है। तो इसका मतलब फ्रक्टोज कैसा समावयव है, एल समावयव। तो नीचे यहाँ देखिए लिख दिए एल समावयव। ग्लूकोज डी समावयव है जबकि फ्रक्टोज एल समावयव है। तो एक बार और इसको देखिए, शर्करा तल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है 66.5 डिग्री से, इसका मतलब शर्करा डी समावयव है। दाईं ओर घुमाएगा तो हम लोग प्लस से लिखेंगे जितना डिग्री से घुमाएगा, और बाईं ओर घुमाएगा तो माइनस से दिखाया जाएगा। जैसे फ्रक्टोज तल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है तो देखिए माइनस यहाँ दिए, 92 डिग्री से घुमाता है तो 92 डिग्री दिए। ग्लूकोज भी तल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है 52.5 डिग्री से, तो यह भी डी समावयव होगा। अब इस दोनों के मिश्रण का अगर हम लोग बात करें तो इस दोनों का जो मिश्रण होगा, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिश्रण होगा, दोनों को मिला दिया जाएगा। तो मिश्रण बताइए डी समावयव होगा कि एल समावयव होगा, तो बताना आसान है। ग्लूकोज तल ध्रुवित प्रकाश को 52.5 डिग्री से दाईं ओर घुमाता है, और फ्रक्टोज तल ध्रुवित प्रकाश को 92 डिग्री से बाईं ओर घुमाता है। तो ज़्यादा कौन घुमा देगा, ये फ्रक्टोज घुमाएगा ज़्यादा बाईं ओर। दाईं ओर 52.5 डिग्री से घुमा रहा है और बाईं ओर 92 डिग्री से घुमा रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो तल ध्रुवित प्रकाश किधर घुमा हुआ रहेगा, बाईं ओर। बाईं ओर अगर घुमा हुआ है इसका मतलब जो मिश्रण हुआ वो कैसा समावयव होगा, वो भी एल समावयव होगा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण भी एल समावयव होता है। इसका मतलब हुआ ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण से होकर तल ध्रुवित प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है, उससे होकर पास करवाया जाता है, तो वो मिश्रण तल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा देता है। तो इसलिए लिखे ये भी एल समावयव हुआ। ये जो घटना आप देख रहे हैं, ये जो अभिक्रिया देख रहे हैं, इसको कहा जाता है शर्करा का जलांशन या शर्करा का जलीय अपघटन। नीचे हम लिख देते हैं शर्करा का जलांशन या केन शर्करा। केन शर्करा का प्रतीपन। देखिए यहाँ प्रतीपन एक शब्द इस्तेमाल किए हैं। प्रतीपन का इंग्लिश होता है इन्वर्सन। प्रतीपन का इंग्लिश इन्वर्सन। तो प्रतीपन का मतलब होता है उलट जाना, जो भी पहले उसका चिन्ह था उससे उलट जाना। मतलब अगर पहले डी समावयव था और बाद में एल समावयव हो जा रहा है
तो कहेंगे कि वो शर्करा का प्रतिपन हो रहा है। जैसे ये जो शर्करा है देखिए पहले डी समावयव है, लेकिन जल से अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद बनाया है दो ठो, उस दोनों का मिश्रण क्या है, एल समावयव है। तो पहले डी था, बाद में हो गया एल। तो ऐसा अगर होगा तो वहाँ शब्द प्रतिपन इस्तेमाल हम लोग कहेंगे शर्करा का प्रतिपन हो रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे शर्करा का जलांशन। जलांशन का मतलब शर्करा को जल से अभिक्रिया करवाया गया, या हम लोग कहेंगे इसको केन शर्करा का प्रतिपन। शुगर केन का हिंदी होता है गन्ना। तो केन शर्करा कहने का मेरा मतलब है गन्ना से जो शर्करा प्राप्त होता है, तो गन्ना से तो यही चीनी प्राप्त किया जाता है। तो इसका देखिए प्रतिपन हो रहा है। पहले ये डी समावयव था, जो उत्पाद दो ठो बना है उसका मिश्रण एल समावयव है, तो हम लोग कहेंगे शर्करा का प्रतिपन हो रहा है। तो ये हम आपको दिखाए हैं शर्करा का जलांशन या केन शर्करा का प्रतिपन। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल हम अभिक्रिया दिखाए हैं, इस पर अभी बात करना है। देखिए तो एक यंत्र का नाम होता है पोलेरीमीटर। पोलेरीमीटर के द्वारा मापा जाता है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक तल ध्रुवित प्रकाश को कितना डिग्री से घुमा रहा है, दाईं ओर या बाईं ओर कितना डिग्री से घुमा रहा है। ये अगर पता करना है तो उसके लिए एक यंत्र है पोलेरीमीटर, उसका सहारा लिया जाता है। पोलेरीमीटर देखिए यहाँ बना के दिखा है। पोलेरीमीटर में इस तरीके का मार्किंग किया हुआ रहता है। ये देखिए 0 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री दिखा है। वास्तव में यहाँ से यहाँ तक ये 90 है, फिर 0 के विपरीत में 180 डिग्री है, तो यहाँ पर 270 होना चाहिए। हम ऐसे कर दिए हैं कि इधर से कीजिएगा तो ये 90 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा। इधर से अगर हम लोग शुरू करेंगे तो ये 90 होगा, ये 270 होगा। तो इसलिए हम वैसे ही दोनों तरफ 90 ले लिए हैं, ताकि आप किधरों से इसको मेजर कर पाइए, माप पाइए। तो ये पोलेरीमीटर है। पोलेरीमीटर का उपयोग करके
कार्बनिक यौगिक तल ध्रुवित प्रकाश को कितना डिग्री से घुमा रहा है ये पता किया जाता है। जैसे देखिए 0 समय पर हम मान लिए हैं पोलरीमीटर का सुई यहाँ R0 पर, 0 समय पर पोलरीमीटर का सुई यहाँ है, इसका हम नाम ले लिए R0। T समय अभिक्रिया अगर होता है तो मान लिए पोलरीमीटर का सुई यहाँ से यहाँ आ जाता है तो RT हुआ, नहीं इसको मान लिए RT। अनंत समय तक अभिक्रिया होगा तो मान लिए पोलरीमीटर का सुई यहाँ आ जाता है, अपना तरफ से मान लिए तो इसको हम लिख दिए R इन्फिनिटी। तो R0 RT R इन्फिनिटी क्या है वो हम नीचे आपको लिख देते हैं, बहुत आसान है। ये जो R0 आप देख रहे हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे 0 समय पर पोलरीमीटर का पाठांक, 0 समय पर पोलरीमीटर का रीडिंग का हिंदी होता है पाठांक, वो है R0, उसको माने हैं R0। RT जो देख रहे हैं ये T समय के बाद, मतलब T समय पर पोलरीमीटर का पाठांक। ये जो R इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है ये इन्फिनिटी समय पर, मतलब अनंत समय पर पोलरीमीटर का पाठांक। R0 0 समय पर पोलरीमीटर का पाठांक, RT T समय पर पोलरीमीटर का पाठांक, R इन्फिनिटी अनंत समय पर पोलरीमीटर का पाठांक है। ये हम मान लिए, इसी के आधार पर नया फार्मूला बनेगा जिससे दर नियतांक आज हम लोग निकालें। आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि अभिक्रिया में शर्करा का उपयोग किया गया मात्रा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रकाश ध्रुवीकरण में परिवर्तन। बड़ी काम का चीज़ है। अभिक्रिया में शर्करा का उपयोग किया गया मात्रा ये समानुपाती होता है प्रकाश ध्रुवीकरण में परिवर्तन के। प्रकाश ध्रुवीकरण को इंग्लिश में ऑप्टिकल रोटेशन कहा जाता है। तो चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन के समानुपाती होता है, आपको हिंदी में याद रखना है, प्रकाश ध्रुवीकरण में परिवर्तन के समानुपाती होता है। अब प्रकाश ध्रुवीकरण में परिवर्तन कैसे हम लोग निकालेंगे तो वो आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए 0 समय पर पोलरीमीटर का पाठांक हम यहाँ माने R0, कुछ समय अभिक्रिया होने के बाद पोलरीमीटर का सुई यहाँ आ गया RT पर, तो परिवर्तन कितना से हुआ, तो परिवर्तन निकालना है तो R0 में से RT घटाना होगा। परिवर्तन का तो मतलब होता है घटा। अभिक्रिया में शर्करा का उपयोग किया गया मात्रा समानुपाती होता है प्रकाश ध्रुवीकरण में परिवर्तन के। इसी आधार पर आज हम लोग नया फार्मूला बनाएंगे, तो आप इसको भी नोट कीजिए। तो दिखाते हैं कैसे किस समय पर अभिकारक का क्या उपयोग किया गया मात्रा, शर्करा कितना उपयोग हो रहा है और प्रकाश ध्रुवीकरण में परिवर्तन कितना से हो रहा है। T समय पर बात कीजिए, मतलब अभिक्रिया T समय तक हो गया है तब हम लोग बात करना चाहते हैं। वही अभिक्रिया है जो शुरू में आज आपको दिखाए, शर्करा को जल से अभिक्रिया करवाए थे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना, वही अभिक्रिया है, उसी के लिए ये सब चीज़ हम लोग उपयोग कर रहे हैं।
तो टी समय तक वो अभिक्रिया होगा। तो बताइए अभिक्रिया में शर्करा का उपयोग किया गया मात्रा क्या होगा? x। पहले से हम लोग मानते आ रहे हैं, x तो लिखे थे। अभिक्रिया में अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता है। सांद्रता कहिए, मात्रा कहिए, सांद्रता भी तो मात्रा ही है। तो टी समय पर शर्करा कितना उपयोग हुआ होगा? x। तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या? x। समानुपाती प्रकाश ध्रुवीकरण में परिवर्तन कितना? तो वही बात, 0 समय पर पोलरीमीटर देखिए बनाए, 0 समय पर पोलरीमीटर का पाठांक R0, RT समय पर पोलरीमीटर का पाठांक हो गया RT। तो प्रकाश ध्रुवीकरण में परिवर्तन कितना होगा? R0 माइनस RT। पहले R0 था, बाद में RT हो गया पाठांक। तो प्रकाश ध्रुवीकरण में परिवर्तन होगा R0 माइनस RT। तो R0 माइनस RT के समानुपाती हो। ठीक इसी प्रकार से अनंत समय पर बात कीजिए, इन्फिनिटी समय तक अभिक्रिया होने दीजिए, उसके बाद हम लोग फिर ऐसे ही सोचें। तो अनंत समय तक अभिक्रिया होगा तब तो पूरा शर्करा उपयोग हो गया होगा अभिक्रिया में। शर्करा का आरंभिक सांद्रता हम लोग कितना मानते हैं? स्मॉल ए। शुरू से ही बता रहे हैं कि अभिकारक का आरंभिक सांद्रता स्मॉल ए लिया जाता है। तो अनंत समय तक अगर अभिक्रिया होगा तो शर्करा कितना उपयोग हो गया होगा? स्मॉल ए, पूरा का पूरा उपयोग हो गया होगा। तो अनंत समय पर शर्करा का उपयोग किया गया मात्रा पता हो गया स्मॉल ए। समानुपाती का चिन्ह है वो दीजिए। प्रकाश ध्रुवीकरण में परिवर्तन, तो पहले पोलरीमीटर का सुई का पाठांक था R0, अनंत समय पर हो गया था R इन्फिनिटी। तो परिवर्तन कितना से हुआ? R0 माइनस R इन्फिनिटी। बहुत आसान। तो यहाँ पर लिखेंगे R0 माइनस R इन्फिनिटी के समानुपाती हुआ। हो गया, हम लोगों का काम खत्म है। अब इसी का उपयोग हम लोग प्रथम कोटि के अभिक्रिया के बलगतिकी समीकरण पर करेंगे। तुरंत एक नया फार्मूला बनेगा जिसका उपयोग आज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण तो हम लोग जान रहे हैं। के बराबर 2.303 बटा टी आई इंटू लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। हमको तो दर नियतांक निकालना है। जो चीज़ निकालना रहता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सब राइट हैंड साइड में रहेगा। देखिए तो यहाँ स्मॉल ए है, यहाँ स्मॉल ए है, यहाँ एक्स है। तो स्मॉल ए किसके समानुपाती आया? R0 माइनस R इन्फिनिटी। तो दो चीज़ में समानुपाती का संबंध होगा तो एक के स्थान पर दूसरा रख सकते हैं। तो इसमें जहाँ जहाँ स्मॉल ए है वहाँ वहाँ रखना होगा R0 माइनस R इन्फिनिटी। देखिए कितना आसानी से हम लोग फार्मूला बना रहे हैं। जहाँ x है वहाँ क्या रखना होगा? R0 माइनस RT रख दीजिए। ऐसा हो जाएगा k बराबर 2.303 बटा टी लॉग स्मॉल ए के जगह R0 माइनस R इन्फिनिटी। फिर स्मॉल ए है तो यही वाला होगा R0 माइनस R इन्फिनिटी। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दीजिए। x के जगह पर क्या लिखेंगे? R0 माइनस RT। लिखिए R0 माइनस RT। अब देखिए ये माइनस बाहर लिए, तो हम लोग चाहें तो इसको गुना करके लिख सकते हैं, ब्रैकेट को हटा के। तो ऐसा हो जाता है। के बराबर 2.303 बटा टी लॉग R0 माइनस R इन्फिनिटी बटा। देखिए तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस से गुना होगा माइनस। इस माइनस को इससे गुना करेंगे माइनस RT से, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस R0 प्लस RT।
तो ये प्लस R0 और ये माइनस R0 ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या RT और माइनस R इन्फिनिटी। देखिए यहाँ समझ के डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, उतना आप समझदार हैं। ये R0 माइनस में ये R0 प्लस में कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस है, प्लस RT और ये है माइनस R इन्फिनिटी। तो प्लस वाला को पहले लिखिए, माइनस वाला को बाद में लिखिए, लिखेंगे RT माइनस R इन्फिनिटी, ऐसा हो जाएगा RT माइनस R इन्फिनिटी। देखिए एक नया रेडीमेड फार्मूला बन के तैयार हो गया। इस फार्मूला का आना आपके लिए शुभ नहीं हुआ। अब ये अपने साथ बहुत सारा क्वेश्चन लेके आया है, बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर हम लोग बना सकते हैं। आपको घबराना नहीं है, वो तो हम लोग इससे भी बड़ा बड़ा फार्मूला को देख चुके हैं, वो आया, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाए। तो आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। जो नए लोग होंगे उनको थोड़ा हो सकता है। के बराबर 2.303 बटा टी लॉग R0 माइनस R इन्फिनिटी बटा RT माइनस R इन्फिनिटी। लेकिन ध्यान रहे इस फार्मूला का उपयोग हम लोग तभी करेंगे जब तल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवीकरण का हम लोग बात करेंगे। मतलब प्रथम कोटि के अभिक्रिया में यदि आपको प्रकाश ध्रुवीकरण का मान दिया हो कितना कितना है किस अलग अलग समय पर, तो तब हम लोग इस फार्मूला के द्वारा दर नियतांक का निर्धारण करें। तो देखिए प्रकाश ध्रुवीकरण विधि के द्वारा दर नियतांक निर्धारित करने का फार्मूला यही होता है। इसमें आप जान रहे हैं R0 क्या है, 0 समय पर पोलरीमीटर का पाठांक, ये है अनंत समय पर पोलरीमीटर का पाठांक, ये है T समय पर पोलरीमीटर का पाठांक, ये तो ऊपर जो बोले हैं वही यहाँ भी होगा। T समय है के दर नियतांक। अब इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब पूछेगा तो आपको सवाल में R0 का मान देगा, R इन्फिनिटी का मान देगा, RT का मान देगा, T का मान देगा, आपसे पूछेगा बताइए के क्या होगा। तो अगर ये सब चीज़ दे दे तो इस फार्मूला में केवल रख देना और वही गुना भाग जो आप शुरू से करते आ रहे हैं कर दीजिएगा, के का मान पता चल जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन इस पर हम लोग बनाते हैं, तो ये फार्मूला परफेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक ठो उसी टाइप का आपको दे देंगे, आप अपने से बनाइएगा, हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, तो क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखे हैं कि विभिन्न समय अंतराल पर शर्करा का ध्रुवीकरण कोण नीचे दिया गया है। अलग अलग समय पर, विभिन्न समय अंतराल करने का क्या मतलब, अलग अलग समय पर शर्करा के ध्रुवीकरण कोण को नीचे एक आंकड़ा के रूप में सवाल आपको दिया है। ये समय मिनट में लिया है, ध्रुवीकरण कोण देखिए यहाँ नीचे दिया है। 0 समय पर ध्रुवीकरण कोण 34.5 डिग्री है, 1435 मिनट के बाद 31.10 डिग्री हो जाता है। 11,360 मिनट के बाद ध्रुवीकरण कोण 13.98 डिग्री हो जाता है, और अनंत समय के बाद ध्रुवीकरण कोण -10.77 डिग्री हो जाता है। तो यह आंकड़ा सवाल आपको दिया है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा उस फार्मूला पर तो आंकड़ा देगा।
तब आपसे कहे अगर कि अभिक्रिया का दर नियतांक क्या होगा, अभिक्रिया का दर नियतांक ज्ञात करें। हम लोग तो दर नियतांक निकाल रहे हैं, दर नियतांक आपसे पूछा। विभिन्न समय अंतराल पर ध्रुवीकरण कोण अगर देगा तो हम लोग वही फार्मूला से बनाएंगे जो अभी फार्मूला बनाए थे, के बराबर 2.303 बटा टी लॉग r0 माइनस आर इन्फिनिटी बटा आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। तो वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ठो ऐसा लिखे थे, अभिक्रिया में शर्करा का उपयोग किया गया मात्रा, अभिक्रिया में शर्करा का उपयोग किया गया मात्रा, ये समानुपाती लिखे थे। प्रकाश ध्रुवीकरण में परिवर्तन, ऐसा लिखे थे, प्रकाश ध्रुवीकरण में परिवर्तन। यहाँ एक शब्द लिखना भूल गए, उसको आप ठीक कर लीजिए। प्रकाश ध्रुवीकरण कोण में परिवर्तन, ठीक है। अभी तुरंत लिखे थे ऐसा फार्मूला, तो यहाँ कोण लिखना नहीं लिखे थे, आप कोण लिख लीजिएगा, ये सही हो जाएगा। मतलब शर्करा का उपयोग किया गया मात्रा समानुपाती होता है प्रकाश ध्रुवीकरण कोण में परिवर्तन, कोण में जितना से परिवर्तन होगा। तो उसी को 0 समय पर t समय पर हम लोग बात किए थे। तो ध्रुवीकरण कोण में परिवर्तन था r0 माइनस आर टी। अनंत समय पर लिखे थे तो ध्रुवीकरण कोण में परिवर्तन हो गया था r0 माइनस आर इन्फिनिटी। वो दोनों वैल्यू हम रखे थे बलगतिकी समीकरण में। तो नया फार्मूला बना था के बराबर 2.303 बटा टी लॉग r0 माइनस आर इन्फिनिटी बटा आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। तो आप यहाँ ठीक कर लीजिएगा। कोण लिखना भूल गए थे, उसको नोट कर लीजिए। अब इस सवाल को देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। अब फार्मूला हम लोगों को पता है, के बराबर होता है 2.303 बटा टी लॉग, अभी बताए हैं आपको r0 माइनस आर इन्फिनिटी बटा में आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। इसी फार्मूला से बन जाएगा। के का मान तो निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। टी समय है, r0 0 समय पर पोलरीमीटर का पाठांक, मतलब 0 समय पर ध्रुवीकरण कोण या ध्रुवन कोण कितना है वो। तो देखिए 0 समय पर ध्रुवीकरण कोण 34.5 डिग्री दिया है। तो r0 के जगह वही 34.5 लिखना होगा। अनंत समय पर ध्रुवीकरण कोण माइनस 10.77 डिग्री, तो आर इन्फिनिटी के जगह ये वैल्यू रखना होगा। आर टी समय पर पोलरीमीटर का पाठांक, तो टी समय किसी को भी आप मान सकते हैं, 0 और अनंत को छोड़ के किसी को भी टी समय मान सकते हैं। जैसे 1435 को अगर टी मानेंगे, टी के जगह पर 1435 लिखेंगे तो आर टी के जगह पर 31.10 लेना होगा। अगर आप टी के जगह पर 11,360 रखते तो आर टी के जगह पर तब 13.98 रखना होगा। तो हम लोग क्यों उतना उलझन में पड़ेंगे, बड़ा वाला नहीं रखेंगे, छोटा वाला रखेंगे ताकि गुना भाग करने में आसानी हो। तो टी के जगह आप 1435 रखिए, तो आर टी के जगह 31.10 रखना होगा। वैसे ये भी रखिएगा तब भी आंसर वही रहेगा, आंसर में परिवर्तन नहीं होगा, आंसर वही आएगा। लेकिन हम लोग आसान जो होगा वो काम करेंगे। तो 2.303 बटा टी, तो टी ये रखिए 1435। ध्यान रहे टी का मान 1435 रखे हैं, तो आर टी अब 31.10 रखना ही होगा। लॉग 0 समय पर पोलरीमीटर का पाठांक 34.5 माइनस है, माइनस दीजिए। अनंत समय पर माइनस 10.77, तो माइनस 10.77 रखिए।
फिर नीचे आइए, आर टी समय पर पोलरीमीटर का पाठांक है 31.10, और ये फिर आर इन्फिनिटी है तो यही वाला रखना होगा -10.77। कुछ नहीं किए, जिसका जो वैल्यू दिया था वो हम लोग इसमें रख दिए। इसमें केवल आपको ध्यान रखना है टी 1435 रखे तो आर टी हर हाल में यही रखना होगा उसके नीचे वाला। अगर टी 11,360 रखते तो तब आर टी 13.98 रखना पड़ता, लेकिन आंसर दोनों से सेम ही है तो आसान वाला हम लोग रखें। अब तो गुना भाग है, आप 2.303 में 1435 से भाग दे दीजिए तो कुछ आएगा, जो आएगा वहाँ रखिएगा। हाँ लॉग है तो लॉग रखें। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऊपर वाला दोनों जोड़ लीजिएगा, जो आएगा ऊपर रख लीजिए। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, नीचे वाला दोनों जोड़ लीजिएगा, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद जो आएगा उसका लॉग टेबल में देख लीजिएगा। लॉग पता हो गया तो उसको इतना से गुना कर दीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। गुना भाग तो आपको करना होगा तो जो आएगा वही के का मान होगा, ये काम आपको अपने से करना है। आंसर केवल हम नोट करवा देते हैं ताकि आपको संतुष्टि मिले। गुना भाग करके आंसर आएगा 5.4 गुना 10 का पावर -5। बोलिए मात्रक क्या होगा? तो समय आप मिनट में लिए तो समय मिनट में लीजिएगा तो के का मात्रक मिनट इन्वर्स हो जाएगा। सेकंड में समय रहता तो सेकंड इन्वर्स होता, तो वही आंसर आएगा 5.4 गुना 10 का पावर -5 मिनट इन्वर्स। नोट कर लीजिए, गुना भाग अपने से कीजिए। अगला टॉपिक है मानक विलयन के आयतन के द्वारा दर नियतांक का निर्धारण। प्रथम कोटि का अभिक्रिया ही पढ़ रहे हैं, इस बार उसका दर नियतांक निकालना है मानक विलयन के आयतन के द्वारा। अलग अलग विधि के द्वारा हम लोग निकाल रहे हैं। मानक विलयन का मतलब हुआ वैसा विलयन जिसका नॉर्मलता मोलरता पता हो, जिसका नॉर्मलता मोलरता सवाल में दिया हुआ रहे। मतलब जिस विलयन में विलय का मात्रा पता हो। विलय का मात्रा पता होने का मतलब जिस विलयन का नॉर्मलता मोलरता पता हो उसको हम लोग मानक विलयन कहेंगे। इंग्लिश में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो मानक विलयन के आयतन के द्वारा दर नियतांक देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए एक बर्तन लिए, इस बर्तन में मान लीजिए H2O2 का विलयन, H2O2 विलयन। एक बर्तन लिए हैं उसमें H2O2 का विलयन। ये जो H2O2 है ये विलयन में टूटते रहता है H2O में और O2 में। H2O और O2 में ये विखंडित होते रहता है, टूटते रहता है। तो संतुलित कीजिएगा तो यहाँ 1/2 करना होगा। हाइड्रोजन 2 ठो, उधर भी 2 ठो, ऑक्सीजन 2 ठो, एक ऑक्सीजन यहाँ, हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन। संतुलित है मतलब H2O2 विलयन में ऐसे ही टूटते रहता है।
तो टूटते रहेगा तो अलग अलग समय पर विलयन में H2O2 का मात्रा अलग अलग होगा। शुरू में विलयन में H2O2 का मात्रा ज़्यादा होगा और कुछ समय ये अभिक्रिया हो जाएगा तब विलयन में H2O2 का मात्रा थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि H2O2 कुछ बदल गया होगा H2O और हाफ O2 में। मानक विलयन के आयतन के द्वारा हम लोगों को दर नियतांक का निर्धारण करना, यह भी प्रथम कोटि की ही अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का दर नियतांक निकालना है मानक विलयन के आयतन के द्वारा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। जीरो समय पर, t बराबर जीरो समय पर। जीरो समय कहने का मतलब अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुआ। तो देखिए जैसा बोलेंगे वैसा ही हूबहू सवाल अभी तुरंत आएगा। ध्यान से देखिए, सवाल में भाषा में लिखेगा कि जीरो समय पर 1 CCH2O2 के विलयन से पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए V0CC N नॉर्मलता वाले KMnO4 विलयन की आवश्यकता होती है। एक बार और, सवाल में आपको भाषा में लिखा हुआ रहेगा कि 1 CCH2O2 के विलयन को पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए V0CC N नॉर्मलता वाले KMnO4 विलयन की आवश्यकता होती है। तो देख रहे हैं KMnO4 विलयन बोला है N नॉर्मलता वाले, मतलब नॉर्मलता उस विलयन का दिया है, तो KMnO4 का विलयन मानक विलयन हुआ। आयतन दिया है V0CC। आवश्यकता शब्द का मतलब होता है पूर्ण अभिक्रिया। कहीं भी आवश्यक शब्द अगर लिखा हुआ हो, इसका मतलब समझिए वो पूर्ण अभिक्रिया कर रहा है एक दूसरे से। तो तब तो ऐसा संबंध हम लोग लिखते, देखिए लिखते 1 CC विलयन में H2O2 का मिली तुल्यांक। याद कीजिए ऐसा काम हम लोग किए हुए। 1 CC विलयन में H2O2 का मिली तुल्यांकी बराबर लिखते KMnO4 का मिली तुल्यांकी। KMnO4 का मिली तुल्यांकी। दो चीज़ में अगर पूर्ण अभिक्रिया होता है तो दोनों का मिली तुल्यांकी बराबर होता है। सवाल में आपको यही बात भाषा में कह रहे थे, देगा कहेगा 1 CC विलयन 1 CCH2O2 का विलयन V0CC N नॉर्मलता वाले KMnO4 के विलयन से पूर्ण अभिक्रिया करता है। तो दो चीज़ में पूर्ण अभिक्रिया होगा, दोनों का मिली तुल्यांकी बराबर कर देंगे। अब मिली तुल्यांकी बाद में निकालिएगा, पहले ग्राम तुल्यांकी निकालना होगा। ग्राम तुल्यांकी का फॉर्मूला आपको पता है, भार बटा तुल्यांकी भार। जिसका मिली तुल्यांकी निकालना है उसके भार में उसके तुल्यांकी भार से भाग देना होगा। तो मान लेते हैं 1 CC विलयन में H2O2 का भार है x ग्राम। मान लिए हमको नहीं पता है कितना, x ग्राम। H2O2 का तुल्यांकी भार शुरू में ही बताए थे, याद कीजिए, तुल्यांकी भार पढ़े हुए, सबका तुल्यांकी भार निकाले थे। H2O2 का तुल्यांकी भार होता है 17। तो भार बटा तुल्यांकी भार ग्राम तुल्यांकी हुआ, लेकिन हमको मिली तुल्यांकी चाहिए तो 1000 से गुना करना होगा। ग्राम तुल्यांकी को 1000 से गुना कीजिएगा तब मिली तुल्यांकी पता होगा। अब इधर आइए, इधर बोला है V0CC N नॉर्मलता वाले KMnO4 के विलयन से पूर्ण अभिक्रिया करता है। तो तब तो लिखते हैं V0 आ गुना नॉर्मलता N बोला है, N से गुना कर देंगे, डायरेक्ट मिली तुल्यांकी पता होगा। ये बात भी बताए हुए, बोले थे आयतन और CC मात्रक में लेके अगर डायरेक्ट नॉर्मलता से गुना कीजिएगा तो आपको मिली तुल्यांकी पता हो जाएगा। ध्यान रहे, लेकिन आयतन CC में होना चाहिए। आयतन CC में लेके नॉर्मलता से गुना कीजिए, मिली तुल्यांकी पता होगा। तो देखिए एक संबंध हम लोग यहाँ से बना लिए। तो
आप इसको नोट कर लीजिए, जगह है नहीं, एक संबंध और बनाना होगा। ये तो हम लोग 0 समय पर बात की, और फिर इसी तरीके से t समय पर बात करना होगा। जीरो समय पर ये हम लोग बात किए, t समय पर मतलब t समय तक वो अभिक्रिया हुआ है, तब H2O2 बदल रहा था H2O और हाफ O2, तो t समय तक वो अभिक्रिया होगा, तो विलयन में H2O2 का मात्रा थोड़ा कम हो गया होगा, क्योंकि कुछ बदल गया होगा उत्पाद में। तो t समय पर फिर सवाल आपको भाषा में लिखेगा कि 1 cc H2O2 का विलयन VTCC n नॉर्मलता वाले केमेनोफोर विलयन से पूर्ण अभिक्रिया करता है। तो तब तो संबंध ऐसा हो जाता है, 1 cc विलयन में H2O2 का मिली तुल्यांकी ये बराबर होगा केमेनोफोर का मिली तुल्यांकी। दोनों में फिर पूर्ण अभिक्रिया हो रहा है, दोनों का मिली तुल्यांकी फिर बराबर होगा। सवाल भाषा में आपको कहेगा कि t समय पर 1 cc H2O2 का विलयन VTCC n नॉर्मलता वाले केमेनोफोर विलयन से पूर्ण अभिक्रिया करता है, तो दोनों का मिली तुल्यांकी बराबर होगा। अब मिली तुल्यांकी तो बाद में निकालिएगा, पहले ग्राम तुल्यांकी निकालिए। ये सब काम हम लोग बहुत किए। फिर भार बट्टा तुल्यांकी भार, तो t समय पर मान लीजिए 1 cc विलयन में H2O2 का भार होगा y ग्राम। 0 समय पर मान लिए थे 1 cc विलयन में H2O2 का भार x ग्राम, और t समय पर तो x ये होगा नहीं, क्योंकि कुछ H2O2 उत्पाद में बदल गया है, तो मात्रा थोड़ा कम हो गया होगा, तो हम मान लेते हैं y ग्राम। तो t समय पर 1 cc विलयन में H2O2 का भार हो गया y ग्राम, और तुल्यांकी भार आप H2O2 का जानते ही हैं। भार में तुल्यांकी भार से भाग दिए ग्राम तुल्यांकी, 1000 से गुना कर दीजिए मिली तुल्यांकी। अब इधर आइए, इसका आयतन इस बार दिया है सवाल आपको भाषा में VTCC, t समय पर केमेनोफोर का आयतन, नॉर्मलता फिर n ही बोला, तो आयतन cc में लेके नॉर्मलता से गुना किए, डायरेक्ट केमेनोफोर का मिली तुल्यांकी पता होगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग फिर एक संबंध बना ली। अब इस दोनों संबंध पर सोचिए, पहला वाला में दूसरा वाला से भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो सोचिए तो इसमें ई वाला से भाग देना, तो भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 1000 से 1000 कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल, ऊपर में x आ नीचे हो जाएगा y। तो देखिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं x बटा y बराबर। अब इधर देखिए इसमें इससे भाग देना है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ये V0 ऊपर और VT नीचे, V0 बटा VT। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये V0 VT क्या, तो V0 का मतलब 0 समय पर मानक विलयन का आयतन, 0 समय पर मानक विलयन का आयतन V0, और t समय पर मानक विलयन के रूप में हम यहाँ केमेनोफोर लिए, तो t समय पर मानक विलयन का ये आयतन, ये 0 समय पर मानक विलयन का आयतन, ये t समय पर मानक विलयन का आयतन। इससे नहीं घबराना है, सवाल आपको इसका मान देगा। अब सोचिए तो ये x क्या है, 0 समय पर 1 cc विलयन में H2O2 का मात्रा, y क्या है, t समय पर विलयन में H2O2 का मात्रा। तो 0 समय कहने का मतलब अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुआ है, तो जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ तब H2O2 का मात्रा है x, और t समय तक अभिक्रिया हो गया तब विलयन में H2O2 का मात्रा है y। तो क्या आप इसको ये कह सकते हैं अभिकारक का आरंभिक मात्रा है ये अभिकारक का शेष मात्रा है, ये अभिकारक का आरंभिक मात्रा,
ये अभिकारक का शेष मात्रा, टी समय पर अभिकारक का मात्रा। हम लोग प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण जानते हैं, के बराबर 2.303 बटा टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, यही होता है। तो सोचिए ये ए क्या है, अभिकारक का आरंभिक मात्रा सांद्रता, ए माइनस एक्स अभिकारक का शेष सांद्रता। अभिकारक के आरंभिक मात्रा के जगह पर लिख सकते हैं एक्स, अभिकारक के शेष सांद्रता के जगह पर लिख सकते हैं वाई। दोनों एक ही चीज़ है। जीरो समय पर जो अभिक्रिया अभी लिखे थे उसमें अभिकारक कौन है, H2O2, वही बदल रहा था H2 और ½ में। तो x है H2O2 का आरंभिक मात्रा, y है H2O2 का शेष मात्रा, मतलब t समय पर मात्रा। तो ये सांद्रता है, आरंभिक सांद्रता बटा शेष सांद्रता। सांद्रता का क्या मतलब, मात्रा। तो हम लोग चाहें तो इसको हटा के इसके जगह पर x बटा y लिख सकते हैं, तो फार्मूला बदल जाएगा, के बराबर 2.303 बटा टी लॉग x बटा में y। स्मॉल ए के जगह पर x लिखे, ए माइनस एक्स के जगह पर लिखे y। तो देखिए के निकालने का एक नया फार्मूला हम लोग बना लिए। मानक विलयन के आयतन के द्वारा ये भी लिख सकते हैं अगर मात्रा देगा अलग अलग समय पर, या चाहे देखिए x बटा y किसके बराबर है, V0 बटा VT, तो उससे अच्छा लिखना होगा V0 बटा VT, ऐसा हो जाएगा V0 बटा VT। तो मानक विलयन के आयतन के द्वारा दर नियतांक इसी फार्मूला से निकाला जाता है। सवाल आपको V0 देगा, 0 समय पर मानक विलयन का आयतन देगा, t समय पर मानक विलयन का आयतन देगा, समय भी देगा, कहेगा के निकालिए, तो आप इस फार्मूला से निकालिएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे, तो ये भी फार्मूला उपयोग करना सीख जाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए तो क्वेश्चन लिखे है,
जलीय विलयन में H2O2 का अपघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये सवाल आपको बोला है, वो तो शुरू में ही हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में। H2O2 जो टूटता है H2O और हाफ O2 में, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। सवाल में भी वही बात अपना लिख दिया है। प्रायोगिक आंकड़ा नीचे दिया गया है, आंकड़ा सवाल में आपको दिया है। समय मिनट में लिया है और x सीसी मात्रक में लिया है, मतलब x आयतन। 0 समय पर 25 सीसी, 10 मिनट के बाद 20 सीसी, 20 मिनट के बाद 15.7 सीसी, 30 मिनट के बाद 12.5 सीसी। ये सवाल आपको दिया है। आपसे पूछा है x क्या है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग लिख लेंगे। जहाँ x, ये जो x दिया है उसको भी लिख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। जहाँ x H2O2 विलयन के निश्चित आयतन से पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए मानक केमेनोफोर विलयन का आवश्यक आयतन है। अभिक्रिया का दर नियतांक क्या होगा? तो दर नियतांक ही हम लोगों को निकालना है, अभी वही चल रहा है। प्रायोगिक आंकड़ा सवाल दिया है। x के बारे में लिखा है कि जहाँ x H2O2 विलयन के निश्चित आयतन से पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए मानक केमेनोफोर विलयन की आवश्यक आयतन। देखिए एक शब्द लिखे हैं, आवश्यक आयतन, मतलब H2O2 विलयन के निश्चित आयतन से पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए मानक केमेनोफोर विलयन की आवश्यक आयतन को मान लिया है x। इसका मतलब 0 समय पर H2O2 विलयन के निश्चित आयतन को या दिए गए आयतन को, जितना आयतन H2O2 विलयन का देगा, उससे पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए मानक केमेनोफोर विलयन का 25 सीसी आयतन चाहिए। 10 मिनट पर केमेनोफोर विलयन का 20 सीसी चाहिए। 20 मिनट पर 15.7 सीसी चाहिए। 30 मिनट तक अभिक्रिया हो जाएगा तो 12.5 सीसी केमेनोफोर विलयन चाहिए। तो आपसे पूछा अभिक्रिया का दर नियतांक क्या होगा। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे x का मान देखिए घट रहा है। 25 से 20 हुआ, 15.7, 12.5, तो वो तो होना ही था, क्योंकि सोचिए शुरू में विलयन में H2O2 का मात्रा ज़्यादा था, तो केमेनोफोर को उससे पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए केमेनोफोर विलयन का ज़्यादा आयतन चाहिए। लेकिन 10 मिनट तक अभिक्रिया हो जाएगा तो कुछ H2O2 बदल गया होगा उत्पाद में, और विलयन में कम में H2O2 होगा, तो उससे पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए केमेनोफोर का आयतन कम में चाहिए। फिर 20 मिनट के बाद केमेनोफोर विलयन का आयतन और कम चाहिए, और कम चाहिए।
तो हमको अभिक्रिया का दर नियतांक निकालना। अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े उसी से ये सवाल बन जाएगा। तो अभी तो के बराबर हम लोग पढ़े, के बराबर होता है 2.303 बटा टी आई इंटू लॉग V0 बटा VT, जहाँ V0 टी समय पर मानक विलयन का आयतन, VT टी समय पर, ये 0 समय पर मानक विलयन का आयतन, ये टी समय पर मानक विलयन का आयतन, 0 समय पर मानक विलयन केमेनोफोर का आयतन, आवश्यक आयतन 25 cc। टी समय किसी को मान लीजिए 10 को मान लीजिए, टी अगर 10 मानिएगा तो VT 20 रखना हो, टी अगर 20 मानिएगा तो VT 15.7 रखना होगा, टी अगर 30 मानते हैं यहाँ तो VT 12.5 रखना होगा। कोई भी रख सकते हैं, आसान वाला रखिए, 10 रखिए टी के जगह, VT 20 रखिए, तब तो ऐसा हो जाएगा के बराबर 2.303 और टी का मान रख दिए 10, तो लॉग V0 तो 25 cc, 0 समय पर आवश्यक केमेनोफोर का आयतन, अभी टी आप 10 मिनट लिए हैं, तो 10 मिनट के बाद आवश्यक केमेनोफोर का आयतन 20 cc, और 25 में आप 20 से भाग दीजिए, जो आएगा उसका लॉग देखिए, लॉग देखने के बाद जो आएगा उसको इससे गुना कर दीजिए, जो आएगा के का मान हो जाएगा। यही पूछ रहा था, तो गुना भाग तो आपको करना होगा, गुना भाग कीजिएगा, के बराबर शायद आएगा 2.23 और गुना 10 का पावर -3 मात्रक मिनट इनवर्स होगा। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक समय इनवर्स होता है। समय आप मिनट में लिए तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, तो आंसर यही आएगा, नोट कर लीजिए। लिखे हैं प्रथम कोटि के अभिक्रिया के बलगतिकी समीकरण का विभिन्न रूप। प्रथम कोटि का अभिक्रिया पढ़ रहे थे, उसके बलगतिकी समीकरण का बहुत सारा रूप हम लोग पढ़े, तो उसको हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं ताकि आपको ध्यान में रखना आसान हो। जो फार्मूला अभी प्रथम कोटि में हम लोग बलगतिकी समीकरण के रूप में पढ़े हैं उसको एक जगह हम कर देते हैं। याद कीजिए, सबसे पहले आप ऐसा पढ़े थे, के बराबर 2.303 बटा टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का ये बलगतिकी समीकरण होता है। टी आप इधर कीजिएगा, के इधर कर दीजिए, दोनों तो एक ही बात हुआ। तो ये बलगतिकी समीकरण हुआ प्रथम कोटि का। एक ठो ऐसा हम लोग पढ़े, फिर हम लोग एक समीकरण ऐसा पढ़े थे, याद कीजिए, 2.303 बटा टी लॉग पी बटा पी माइनस एक्स। याद आया होगा आपको, इस फार्मूला पर भी क्वेश्चन बना था। गैसीय उत्पाद के आयतन के द्वारा प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण निकाले थे, यही आया था, जहाँ पी है गैसीय अभिकारक का आरंभिक सांद्रता, आइए पी माइनस एक्स है अभिकारक का शेष सांद्रता। गैसीय अभिकारक है, उसका शेष सांद्रता।
एक फार्मूला ऐसा पढ़े थे के बराबर 2.303 बटा टी अलॉग ये भला फार्मूला तो आज ही हम लोग पढ़े R0 माइनस R इन्फिनिटी बटा में RT माइनस R इन्फिनिटी। ये फार्मूला पढ़े हैं, ये भी बलगति की समीकरण है। एक फार्मूला आज ही हम लोग पढ़े ये वाला 2.303 बटा टी अलॉग V0 बटा V0। इसमें कौन क्या है वो भी बताया। जीरो समय पर टी समय पर गैसीय उत्पाद का आयतन VT V इन्फिनिटी बटा V इन्फिनिटी। एक फार्मूला ऐसा था, याद कीजिए। गैसीय उत्पाद के आयतन के द्वारा दरनियतांक निकाल रहे थे तो ऐसा आया था के बराबर 2.303 बटा टी लॉग VT बटा VT माइनस V इन्फिनिटी। ऐसा भी फार्मूला आपके कॉपी में लिखे हैं, इस पर भी क्वेश्चन बना है। जहाँ VT है टी समय पर गैसीय उत्पाद का आयतन, V इन्फिनिटी है अनंत समय पर गैसीय उत्पाद का आयतन। 5 फार्मूला देख। 6ठा नंबर फार्मूला देखिए। एक फार्मूला ऐसा पढ़े थे या इसी से बनाएंगे अब हम लोग 2.303 बटा टी के जगह पर क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0.693 बटा के टी हाफ बराबर, पहले देखिए यहाँ समझा देते हैं। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु पढ़े थे 0.693 बटा के, ये हो रहा था। तो के का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। के को इधर ला लीजिए, टी हाफ उधर ले जाइए, तो 0.693 बटा टी हाफ। तो जहाँ पर के है, जहाँ पर टी है, देखिए तो के का मान इतना है, तो बलगति की समीकरण इस सब में भी आप ऐसे कर सकते हैं। टी को इधर करके के को सब में इधर कर दिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दरनियतांक निकालेंगे तो के रहेगा राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में। टी निकालेंगे तो टी रहेगा लेफ्ट साइड में। यहाँ टी यहाँ हो जाएगा के, यहाँ टी यहाँ हो जाएगा के, सब में कर देते हैं। बलगति की समीकरण है, उसमें लेफ्ट साइड में टी होना चाहिए। दरनियतांक कहेगा तो यही रहेगा, के इधर आ जाएगा, टी उधर चला जाएगा। यहाँ भी कर दीजिए टी बराबर 2.303 बटा के, सब चीज़ वैसे ही रहेगा। यहाँ भी टी, तो यहाँ नीचे के आएगा, तो के जगह पर ये लिख सकते हैं 0.693 बटा टी हाफ। 0.693 बटा में टी हाफ, देखिए टी हाफ है, टी या नीचे 1/2 लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। यही वाला फार्मूला इस्तेमाल के जगह पर तो लिख सकते हैं 0.693 बटा टी हाफ। प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, टी हाफ ये ऊपर चला जाएगा, तो फार्मूला ऐसा हो जाएगा। टी बराबर, देखिए यहाँ दिखाते हैं
2.303 और बटा 0.693 बटा टी हाफ ऊपर गुना में आ जाएगा यहाँ, और 2.303 में 0.693 से भाग दीजिएगा तो आएगा 3.32, भाग दे के देखिएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं 3.32 गुना टी हाफ तो ऊपर आ गए, बाकी जैसे है वैसे ही रहेगा, लॉग a बटा a माइनस एक्स। तो देखिए एक ठो ये भी समीकरण होता है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण का एक रूप ये भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। 6 नंबर 7वां नंबर, या आप इसको मिटा लेते, जगह कम है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए तो आगे फिर दिखाते हैं। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के बलगतिकी समीकरण का विभिन्न रूप दिखा रहा है। सब बलगतिकी समीकरण ही है प्रथम कोटि का, अलग अलग रूप में दिखाए। छह रूप हम लोग देखे हैं। सात नंबर, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का दर नियम समीकरण याद कीजिए, ऐसा लिखे थे, R बराबर K इंटू A का सांद्रता, जहाँ A अभिकारक है। प्रथम कोटि का अभिक्रिया लिए थे, उसमें कैपिटल A को अभिकारक माने थे। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का दर नियम समीकरण है। अगर आपको 0 समय पर दर निकालना है तो अभिकारक का सांद्रता 0 समय वाला रखना हो, के तो नियतांक रहेगा यहाँ R, A का सांद्रता और यहाँ 0, मतलब 0 समय पर अभिकारक का सांद्रता। अगर t समय पर दर निकालना है तो RT लिखेंगे, और t समय वाला सांद्रता अभिकारक का लेना होगा तो A लिख के यहाँ T लिखेंगे, t समय पर अभिकारक का सांद्रता। और R0 में RT से अगर भाग दीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा, R0 बटा RT, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, पहला में दूसरा से भाग दिए तो ऊपर बचेगा A का सांद्रता 0 समय पर, और नीचे A का सांद्रता T समय। तो इसका मतलब हुआ 0 समय पर अभिकारक का सांद्रता, मतलब अभिकारक का आरंभिक सांद्रता, और T समय पर अभिकारक का सांद्रता, मतलब अभिकारक का शेष सांद्रता। तब तो समीकरण ऐसा हो जाएगा। हम लोग बलगतिकी समीकरण जानते हैं, K बराबर 2.303 बटा K लॉग स्मॉल a बटा स्मॉल a माइनस एक्स, जहाँ स्मॉल a क्या है, स्मॉल a बटा स्मॉल a माइनस एक्स, अभिकारक का आरंभिक सांद्रता बटा अभिकारक का शेष सांद्रता। तो अभिकारक का आरंभिक सांद्रता बटा अभिकारक का शेष सांद्रता, इसके जगह R0 बटा RT लिख सकते हैं। तो T बराबर हो जाएगा 2.303 बटा K, और ये R0 बटा में RT, लॉग भी होगा, लॉग R0 बटा RT। R0 को पढ़ा जाता है 0 समय पर अभिक्रिया का दर, RT को हम लोग पढ़ेंगे T समय पर अभिक्रिया का दर। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया के बलगतिकी समीकरण का ये भी एक रूप होता है, T बराबर 2.303 बटा K लॉग R0 बटा RT। एक इसका रूप ऐसा भी होता है, T बराबर 2.303 बटा K लॉग N0 बटा NT, N0 बटा NT, जहाँ N0 अभिकारक के आरंभिक अणुओं का संख्या है। 0 समय पर अभिकारक अणुओं के संख्या को N0 लिखें, और T समय पर अभिकारक अणुओं के संख्या को NT लिखें।
तो बात वही रहा, अभिकारक का आरंभिक सांद्रता जहाँ था वहाँ पर अभिकारक का आरंभिक अणु का संख्या लिखें, जहाँ अभिकारक का शेष सांद्रता था वहाँ अभिकारक के शेष अणु का संख्या लिखें। तो अगर सवाल में मान लीजिए आरंभिक और शेष सांद्रता नहीं दे के अभिकारक अणुओं का आरंभिक और शेष अणु का संख्या देगा, तो इस फॉर्मूला से हम लोग टी निकाल सकते हैं। तो ये सब प्रथम कोटि के अभिक्रिया के बलगतिकी समीकरण का ही रूप है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और अगले क्लास में फिर हम लोग एक बात और कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया पूरा कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर 90% कंप्लीट हो चुका है। अब 10% बचा है, जिसमें आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया और लास्ट में आपको nवां कोटि की अभिक्रिया बताएं। छोटा छोटा इंट्रोडक्शन है। थैंक्स।